दलितों के धरने में किसी के बाप की औकात है कि अम्बेडकर के स्टेच्यू को हटाए? एग्जैक्टली औकात है किसी की? लगे पीछे शाखा चल रही है आरएसएस की विश्वविद्यालय के सवाल अंदर। किया हमने। ये देखिए जी, तो क्या है ये? आपको शायद अच्छे से पता है 18 के बाद से ये सीन आपको देखने को मिल रहा है क्या दोबारा। होता है, कैसी गतिविधियां होती? ये शाखा लगाने वाले जो भी लोग बैठे हैं, उनके परिवार के हिंदू लोग जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, जो मोदी जी का पोस्टर दीवारों पर चिपकाते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में दरी बिछाते हैं, बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं, पन्ना प्रमुख बनकर बैठे हैं, उनको भी कोरोना में ऑक्सीजन की बूंद नसीब नहीं थी। ये जिस दिन समझ आएगा तब तक देर हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ तो ये इनके हाथों में तलवार और त्रिशूल पकड़ाएंगे और अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, पीछे शाखा लग रही है, उनसे करा लीजिए जय जयकार जाके आज की सुरक्षा ब्रीच के लिए। हमें तो लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो नाकारा साबित। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, एक तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। वही है ना। तो अब मैं किसका इस्तीफा मांगू? तो राहुल जी तो नहीं है ना अभी होम मिनिस्टर, या मोदी जी का मांग ले। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा होम मिनिस्टर का जो इतना ज्यादा होशियार और करते हैं, दोनों का मांग लेते हैं। अच्छा, आज के मामले में अमित शाह का मांगते हैं और पुलवामा के मामले में मोदी जी का मांगते हैं। दिल्ली जी और भी अच्छा बता दिया। सारे मुद्दे एक साथ कवर करने वाले 2019। इसीलिए तो ये आंदोलन चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव। मैं हूं अफसत रवीना। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। डॉक्टर रितु के धरने को आज 108वां दिन पूरा हो गया है और 108 दिन किस तरीके से बीते हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। किस तरीके का संघर्ष रहा है, कितने लोग आते रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाते रहे हैं। और आज उनके समर्थन में जिग्नेश मेवानी जी आए हैं। वही जिग्नेश मेवानी जी जो लगातार दलितों, पिछड़ों और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। गुजरात से विधायक है और गुजरात से आज दिल्ली सिर्फ डॉक्टर रितु को समर्थन करने आए हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि जब ये धरने को बाहर से देख रहे थे, जब उधर से सारी चीजें, सारी गतिविधियों पर नजर थी, आज यहाँ पर आकर आज खुद डॉक्टर रितु से बात कर उनके समर्थकों से बात कर इनको कैसा लग रहा है और ये धरने का जो रुख है किस और जा रहा है। क्या लग रहा है कि 108वां दिन तो पूरा हो गया है और कितने दिन लगने वाले हैं सारी चीज़ों का हल होने के लिए? सर, यही सबसे पहला सवाल रहेगा। जो बाहर से चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ आने के बाद कितनी अलग हैं चीज़ें? मैं अपने जीवन में लगातार एक साथ केवल 28 दिन बैठा हूँ। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 3 सप्ताह के बाद इस धरने को 128 दिन हो गए। तो ये छोटा मोटा धरना अब नहीं रहा। मैं इसे मानता हूँ ये बहुत बड़ा आंदोलन है और उसकी गूंज पूरे मुल्क के दलित बहुजन सर्कल में उठ चुकी है। सभी लोग इससे अवगत है, परिचित है और आने वाले दिनों में हम सभी MP MLA को लिखने वाले हैं कि कम से कम एक दिन अपने जीवन का इस धरने पर बिताइए। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, आधे घंटे के लिए भी एक बार यहाँ पर आइए। तो ये आंदोलन यहाँ पर रुकने वाला है नहीं। और जहाँ तक रितु का मामला है, मामला बहुत साफ है। 35 स्टूडेंट जो दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट थे ही नहीं, ऐसे फर्जी 35 स्टूडेंट के नाम का इस्तेमाल करके रितु के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, उसको एडहॉक की जॉब से बेदखल किया और उसके तहत एट्रोसिटी एक्ट की विविध धाराओं के तहत IPC के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यहीं की पुलिस ने किया है, इसी पुलिस ने चार्जशीट किया है। तो 2 सवाल है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और सस्पेंड क्यों नहीं जा रहा है? राइट। तो ये तो संविधान का अपमान है, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ की ये पुलिस का एटीट्यूड है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धरने के प्रेशर के कारण ये दोनों कार्रवाई होगी, लेकिन इस धरने को और भी इंटेंस करने की ज़रूरत है। और इसीलिए दूसरे साथियों को भी हम लोग अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में यहाँ पर उमटे। सर, अभी तक हम डॉक्टर रितु की आवाज़ उठा रहे थे, डॉक्टर रितु यहाँ पर बैठी हुई, उसकी बातचीत हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर लक्ष्मण यादव की भी एक घटना सामने आ गई है। समझना बेसिकली ये है कि इनको रतन लाल जी से क्या दिक्कत है, लक्ष्मण यादव से क्या दिक्कत है, रितु से क्या दिक्कत है? ये वो लोग हैं जो 14 अप्रैल मनाते हैं, 6 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, संविधान क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। मनु और बुद्ध के बीच की फाइट क्या है ये वो समझाते हैं। मनुस्मृति और अंबेडकर के संविधान के बीच का फर्क क्या है वो दिखाते हैं। इसी से उनको तकलीफ है। से दूसरे किसी प्रोफेसर की तरह पढ़ाते होते तो उनको दिक्कत नहीं थी। सत्ता को सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने का तरीका बताते हैं, आइडियोलॉजिकली ओरिएंट करते हैं, राइट। तो उसी से उनको दिक्कत है। आपने ये जिक्र छेड़ दिया है और अभी हम कुछ टाइम पहले सुन भी रहे थे कि यहाँ पर ही इस तरफ धरना चल रहा है, डॉक्टर रितु बैठी हैं
बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है और विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे कुछ नारे गूंज रहे हैं, ऐसे लोग हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपने भी बोल दिया कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। आज इस तरीके को कैसे देखा जाए, जब एक तरफ न्याय की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ ऐसे नारेबाजी हो रही है, कैसे देखा जाए इन चीजों को? तो यही इस मुल्क में चल रहा है ना, जो मनुस्मृति में मानते हैं वो उसी प्रकार की बात करते हैं। जो पेरियार, फुले और अम्बेडकर में मानते हैं वो उनके मूल्यों की, उनके विचारों की, उनकी विरासत की बात करते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर वो चल रहा है, विश्वविद्यालय के बाहर ये चल रहा है, अंदर वाली चीजें जीत जाएंगी? नहीं जीतेंगी। ये धरना जीतेगा, ये आंदोलन जीतेगा 108 दिन के बाद भी बिल्कुल, बोल रहे हैं। क्योंकि अब तो रितु ने तय कर दिया ना कि उनको नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तो न्याय लेकर रहेंगे, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सब यही बोल रहे हैं सर एक कि बात बताइए जी कि ये इतने दिन से जो धरना चल रहा है ना, वो भी अपने आप में एक जीत है, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। 108 दिन लगातार एक जगह पर बैठकर अम्बेडकरवादी साथियों का लड़ना, 108 दिन लगातार जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना, फुले, पेरियार, अम्बेडकर, शाहरू महाराज की विचारधारा पर बात करना, ये भी एक उपलब्धि है। जो प्रोसेस रही है इस धरने की, हमने पहले दिन से दिखाया है, जब डॉक्टर रितु बैठी, शुरुआत की, जब एफआईआर दर्ज करवाने गई उस दिन का भी, जो भी सारी चीजें करती रही हैं, जब बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया उसकी भी तस्वीरें, और आज जो यहाँ पर हुआ कि थाली बजाई गई, इससे क्या तात्पर्य क्या है, या थाली बजाने से क्या दर्शाया ये गया? बेसिकली मोदी जी का काउंटर था। मोदी जी जो नौटंकी कर रहे थे ना, दिमाग में मनुस्मृति को लेकर थाली बजाने का नाटक कर रहे थे, कह रहे थे कि थाली बजाने से कोरोना मरेगा। तो इन साथियों का कहना है कि यदि थाली बजाने से कोरोना का जंतु मर सकता है, कोरोना का वायरस मर सकता है, जाति का वायरस क्यों नहीं मर रहा है? ये सवाल पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ से ये सवाल भी उठता है कि आप लोग मोदी जी के कदमों पे चलने लगे अगर ऐसी चीजें होने लगी। थाली पर मोदी जी का पैटर्न थोड़ी ना है। बजा दी तो उनके कहने पर पूरे देश ने थी, आज आप लोगों ने यहाँ बजा दिया। उनका पैटर्न तो तलवार और त्रिशूल पे है। मोदी जी का पेटेंट। वही तो बांटते रहे 35 साल, 40 साल, 50 साल से। हाँ। तो इस तरीके की जब चीजें होंगी धरने में, इस तरीके की चीजें जब बाहर जाएंगी, क्योंकि तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी लोग साथ देने आएंगे या जो लोग साथ आने का सोचेंगे वो किस प्रकार से चीजें देखें कि थाली भी बजाई जा रही है, देखेंगे ताली भी बजाई जा रही है, थाली भी बजाई जा रही है, इंकलाब जिंदाबाद कहा जा रहा है, जय भीम कहा जा रहा है, धरना लगातार चल रहा है, 108 दिन से चल रहा है, संघर्ष जारी है। कि 108 दिन से रितु सिंह लड़ रही है, अम्बेडकरवादी साथी भीम सैनिक लड़ रहे हैं। जो लोग अब तक यहाँ पर नहीं आए, उन सभी से अपील है, गुजारिश है, यहाँ पर आइए, उनका हौसला बढ़ाइए, इंकलाब जिंदाबाद बोलिए, जय भीम बोलिए, फूले पे बात करिए, पेरियार पे बात करिए, अम्बेडकर पे बात करिए, संविधान पे बात करिए। ये वो प्रतिभा इसलिए लगाई थी 2009 में जो स्टैचू उठाया था यहाँ पे, और हमें मूर्ख बनाया था कि वापस लगा देंगे क्योंकि लॉ फैक्ट की बिल्डिंग बनानी है। हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमारे ही समाज के कुछ दलाल लोगों ने जाके सेटिंग करी, हम तब स्टूडेंट्स थे, हमारा मुंह बंद करवा दिया। अभी हमने इसलिए वो स्टैचू लगाया, ये हमारी आइडेंटिटी का प्रतीक है, ये हमारे आइडियाज है बाबा साहेब के। इस तरफ से संविधान है, उस तरफ से प्रतिभा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाएंगे। दलितों के धरने में किसी के बाप की औकात है कि अम्बेडकर के स्टेच्यू को हटाए? एग्जैक्टली। औकात है किसी की? तो यहाँ से जो आह्वान आज आपने किया है कि पूरे मैंने नहीं किया है, इस मंच ने आह्वान किया है, सब लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए को कम से कम एक दिन 6-8 घंटा यहाँ पर आकर धरने में बैठिए, और विशेष तौर पर दलित समाज के एमपी एमएलए को अपील करेंगे। मैं भी लिखूंगा, ये पूरा मंच भी लिखेगा, और सभी को ये अपील करेंगे कि मामला केवल रितु का, लक्ष्मण यादव का नहीं, केवल रतन लाल जी का नहीं। क्या और नाम सामने आएंगे सर, ऐसा लग रहा है? जिस प्रकार से ऑलरेडी 2-2.5 हजार दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी, डीएनटी बैकग्राउंड के प्रोफेसर्स को चुन चुन कर निकाला है, ये प्रतिक्रांति चल रही है, ये मनुस्मृति को लागू करने का पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसके खिलाफ सभी को आकर बैठना चाहिए। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, इंसान तो हो ना, नागरिक तो हो ना, भारतवासी तो हो ना, तो आके बैठिए, करिए समर्थन। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, अभी आपने बात करी और जो सर कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू होगी, आप विश्वविद्यालय में खड़ी है ना, अभी तक स्टैचू वहां लगे, पीछे शाखा चल रही है आरएसएस की विश्वविद्यालय के सवाल अंदर। किया हमने। ये देखिए जी, तो क्या है ये, आपसे आपको शायद अच्छे से पता है। 2018 के बाद से ये सीन आपको देखने को मिल रहा है क्या दोबारा। होता है, कैसी गतिविधियां होती हैं? हमें क्या पता, आप देखिए यहाँ पे अपने, हम जैसे हमारे समाज के जो भोले बेचारे लोग हैं उनको बरगलाया जाता है और यहाँ पे शाखाओं में लगाया जाता है क्योंकि और फौज ये- बनानी है। ये शाखा लगाने वाले जो भी लोग बैठे हैं, उनके परिवार के हिंदू लोग, जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, जो मोदी जी का पोस्टर दीवारों पर चिपकाते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में दरी बिछाते हैं, बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं, पन्ना प्रमुख बनकर बैठे हैं, उनको भी कोरोना में ऑक्सीजन की बूंद नसीब नहीं थी। ये जिस दिन समझ आएगा तब तक देर हो चुकी होगी।
लेकिन यहाँ तो ये इनके हाथों में तलवार और त्रिशूल पकड़ाएंगे और अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। उनके दामाद बहनोई को, साधु भाई को, बेटी को, बेटे को बड़े बड़े लाखों करोड़ों के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट देंगे, लंदन में बैठे पढ़ाई के लिए भेजेंगे और इन लोगों के हाथ में तलवार और त्रिशूल देंगे। ये जिस दिन रियलाइज होगा तब तक देर हो चुकी होगी। अभी लोग नहीं समझ पा रहे। यार गौतम बुद्ध की भूमि है, रविदास, नानक और कबीर का मुल्क है। कलम और किताब बांटिए, तलवार और त्रिशूल नहीं। महमूद प्राचा भी हमारे साथ हैं। सर, आप भी लगातार इस धरने पर बने हुए हैं। जब इतने बड़े चेहरे धरने पर आते हैं और समर्थन कर रहे हैं और फिर भी एक हल नहीं दिखाई दे रहा है, ना गिरफ्तारी हो रही है, ना कुछ आ रहा है, क्या हौसला टूटने पे कगार पे है या फिर चीजें चल रही हैं? नहीं, हौसला तो बढ़ने की कगार पे है। जितने ये जुल्म करते हैं, जितनी ये साजिशें करते हैं, उतना हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारी तो जीत हो रही है, मतलब हमारा हौसला क्यों टूटेगा? मेरा ये आपका ये सवाल 108वां दिन हो गया सर धरने को। 108 दिन में पूरे देश में एक जागृति पैदा हो गई है कि हजारों पद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अम्बेडकरवादियों के, SC ST OBC के छीन लिए गए हैं और हम लड़के जीत सकते हैं। ये जागृति पैदा हो गई है। ये कम बात है। आज पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है ना। आज 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट पे एक तरीके से एक लोग घुसे हैं और वहाँ पे जो स्मोक बॉम्ब है वो डेटोनेट किए अंदर। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। अभी पार्लियामेंट की सुरक्षा की और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर साहब की होती है। अभी उनके बारे में, उनकी वीर गाथाएं, उनके सुपुत्र के वीर गाथाओं के बारे में अभी मेवानी साहब बता रहे थे आपको। अब अगर 50,000 करोड़ के और लाखों करोड़ रुपए चुराने में व्यस्तता इतनी ज़्यादा होगी तो पार्लियामेंट की सुरक्षा कौन करेगा? ये है देश की सच्चाई। किस व्यक्ति, अब जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हम लोग मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग और अम्बेडकरवादी पहली बात क्या बोलते हैं? अब भारत देश में संविधान है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वायलेंस करता है वो RSS का एजेंट है। किसी भी प्रकार का वायलेंस की जरूरत ही नहीं है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इतनी बड़ी कुर्बानियां दे के ये संविधान हमें इसलिए दिया था कि सब रास्ते, सब सॉल्यूशंस पीसफुली इस संविधान के जरिए। तो ऐसे बहकाए गए लोग या RSS के एजेंट। अब मुझे दूसरी बात ये बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई व्यक्ति घुस सकता है क्या बिना किसी MP से पास लिए बगैर? नहीं घुस सकता ना। तो उस MP को अब तक अरेस्ट किया गया? अभी तक अंदर से ही कुछ हुआ है। बगैर पार्लियामेंट में घुसने का तरीका मुझे भी पता है। मेवानी साहब भी 20 बार गए होंगे। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, फिर भी किसी लोकसभा के या राज्यसभा के MP का पास बनवा के ही जा पाते हैं सेंट्रल हॉल तक, या अंदर जाना हो तब भी। उसके बगैर तो सिर्फ सरकारी जो वो जाते हैं ना, और जो सरकारी डेलीगेशन जाते हैं स्कूल के बच्चों के, उनके ऑफिशियल लोकसभा स्पीकर पास बना के देते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट पास बना के देता है। कोई इंडिविजुअल आदमी जाता है तो वो किसी MP का, तो उस MP को अभी तक पकड़ा गया, उसकी क्वेश्चनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ये सिक्योरिटी में चूक नहीं है? क्या अमित कुछ शाह और जी है? की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए, और देश की पार्लियामेंट के 13 दिसंबर के दिन भी अमित शाह जी फेल हैं। अमित शाह जी को क्या आज इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि 13 दिसंबर के दिन भी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है? होम मिनिस्टर के इस होम मिनिस्टर के राज में सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, एक तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। वही है ना। तो अब मैं किसका इस्तीफा मांगूं? तो क्या किसी और इनकी पार्टी के जो नेता है राहुल जी का इस्तीफा मांग लें? तो राहुल जी तो नहीं है ना अभी होम मिनिस्टर, या मोदी जी का मांग लें? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा होम मिनिस्टर का जो इतना ज्यादा होशियार और करते हैं, दोनों का मांग लेते हैं। अच्छा, आज के मामले में अमित शाह का मांगते हैं और पुलवामा के मामले में मोदी जी का मांगते हैं। दिल्ली जी और भी अच्छा बता दिया। सारे मुद्दे एक साथ कवर करने वाले 2019। इसीलिए तो ये आंदोलन चल रहा है। ये रिजर्वेशन के जिसके खिलाफ हैं, ये क्यों है? क्योंकि इस तरह का इनकॉम्पिटेंस पूरे देश में फैल सके। इससे बड़ा इनकॉम्पिटेंस होगा? पुलवामा अभी बता दिया, उनके खुद के गवर्नर बचा चुके हैं। ये तो फिर भी थोड़ा शर्म कर रहे हैं। 11 बार IB का इनपुट था ना, एक नहीं 11 बार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ से हमारे आर्मी के जवानों को लेकर जाना खतरा वहाँ पर हो सकता है, उनकी जान पर बना सकती है। फिर भी आपने वहाँ से उनको एयरलिफ्ट नहीं किया, सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? देखिए खुद कर सर, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं दोनों का। आप लोग लगातार सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, जयकार करें, पहले सुन लीजिए। हजारों करोड़ का हवाई जहाज अपने लिए मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, तो जवानों की सुरक्षा के लिए आपके पास एयरलिफ्ट करने का तरीका नहीं था। ये कैसे मुमकिन हुआ?
क्या हमसे आप ये उम्मीद करते हो हम दोनों तीनों से कि आज के जो पार्लियामेंट की सुरक्षा का ब्रीच हुआ है इसमें अमित शाह जी की जय के नारे लगाएं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आप बोले कि जनता इस्तीफा मांग रही है, तो 3 राज्यों में कैसे जीत गई बीजेपी? अगर जनता ये सवाल है, ईवीएम चुनाव ईवीएम 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 बीजेपी जीतती है तो ईवीएम पर ठीक रिपोर्ट कोई भी जीतता है ईवीएम, कोई भी कांग्रेस भी जीतती है तो तब भी ईवीएम, वरना कांग्रेस जीतती इससे भी बड़े मार्जिन से, ये समझ लीजिए बात। तेलंगाना में तो जीत गई ना। नहीं, इससे एक भी सीट बीजेपी की कैसे आ गई, इसलिए ईवीएम से आई है। एक भी सीट बीजेपी की और एक कैसे आ बात गई? बताना चाहता हूँ, चुनाव की हार जीत से ये मामला तो हम भूल नहीं सकते कि पुलवामा हुआ था। ठीक है, चुनाव की हार जीत से ये तो जनता भूल की पसंद नापसंद समझ सकते हैं चुनाव। हाँ, तो सुनिए ना, इसी बात को समझना है कि कोई नेता चुनाव जीत रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, दोबारा बन गए, जातिवाद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गई, रिक्त पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो चुनाव किसी के जीतने से वो सरकार का परफॉर्मेंस उम्दा है, या वो संविधान को लागू कर रहा है, या वो जनता का काम कर रहा है, या वो किसान और मजदूरों का दर्द समझता है, दलित आदिवासी ओबीसी डीएनटी मुस्लिम के बारे में सोचता है, ऐसा तो तय नहीं होता ना। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि उन्हीं की बहुत बात बोलते करते हैं यार, हैं। उनको तो विश्व OBC गुरु से बनने की आते बहुत बेचैनी है, तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ। नहीं, पुलवामा के लिए, पुलवामा में उनके फेलियर के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए, तो आप बताएं, हम सजेस्ट करें, हम कंसिडर करेंगे। अरे बिल्कुल नहीं सर, नहीं आपकी करें जो ना। सवाल है जवाब है वो तो होंगे, लेकिन अगर आज आप हमसे कहेंगी तो हम इसको सोचेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं पुलवामा के फेलियर के लिए, मोदी जी की जय जयकार करने के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आज की पार्लियामेंट की ब्रीच के लिए हम अमित शाह जी की जय जयकार करने की के अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, पीछे शाखा लग रही है, उनसे करा लीजिए जय जयकार जाके आज की सुरक्षा ब्रीच के लिए। हमें तो लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो नाकारा साबित हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी बातचीत हो गई, काफ़ी सारे मुद्दे कवर हो गए। डॉक्टर रितु सिंह के धरने पर आए हैं ये, और सारी चीज़ों का जिक्र किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से लेकर बीजेपी किस प्रकार से चीज़ें कर रही है, उन सब चीज़ों का जिक्र हुआ है। और आज 108वां दिन जब इस धरने को हुआ है, आगे कितने दिन होने वाले हैं ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है। और जो इन्होंने बोला है कि सारे जो दलित नेता हैं उनको एक लेटर लिखने वाले हैं, उनको आमंत्रण करने वाले हैं कि वो लोग भी यहाँ आए, एक दिन बैठकर देखें कि किस प्रकार से धरना काम कर रहा है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।